मीनू अपने घर में अपनी बड़ी बहू अनीता, छोटी बहू तानिया और बेटी रूपल के साथ रहा करती थी। मीनू अपनी बड़ी बहू से बहुत प्यार करती थी क्योंकि अनीता बिल्कुल वैसी ही रहती जैसा मीनू चाहती। पर तानिया इसकी ठीक उल्टी थी। तानिया वही करती जो उसका दिल करता। ऐसे ही एक दिन, बड़ी बहू, तेरे ससुर जी अभी तक घर नहीं आए हैं। उनका फ़ोन आया था, कह रहे थे कि आज वो लेट से घर आएंगे, किसी काम से बाहर ही रुक रहे हैं, तो इसलिए आज सब्ज़ी मार्केट से तू ले आना सब्ज़ी। मेरे घुटनों में तो दर्द है, वरना मैं ही चली जाती। दीदी आप सब्ज़ी लेने चल रही हो ना? 5 मिनट रुको, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। छोटी बहू, मैंने ये जिम्मेदारी बड़ी बहू को दी है ना कि तुझे घर से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुझे रहने का सही तरीका ही नहीं आता। तेरे घर वालों ने तुझे बिल्कुल नहीं सिखाया कि ससुराल में कैसे रहते हैं और बड़ों से कैसे बात की जाती है। माँ जी, समय के साथ दुनिया बदल रही है, आप ही खुद को बदलो। इतनी पुरानी सोच क्यों रखती हो? और वैसे भी जब बड़ी बहू घर से बाहर निकल सकती है तो छोटी बहू क्यों नहीं? क्योंकि बड़ी बहू के सर पर पल्लू होता है। हाँ बिल्कुल, और तू पल्लू नहीं डालती। अरे साड़ी पहनने को कहती हो तो सूट पहन कर घूमती है। तुझे देख कर लगता ही नहीं कि तू इस घर की बहू है। और वैसे भी अनीता बहू को यहाँ आए काफ़ी समय हो चुका है। उसके अब 2 छोटे बच्चे भी हैं, वो घर से निकल सकती है। पर अभी तेरी शादी को समय ही कितना हुआ है? माँ जी, मुझे अपने लिए कुछ सामान खरीदना है और मुझे मार्केट जाने से कोई नहीं रोक सकता। दीदी मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, और अगर आपको मुझे अपने साथ ले जाने में ऐतराज़ है तो आप मुझे पैसे दे दो, मैं ही सब्ज़ी लेकर आ जाऊँगी। अब इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ तानिया, वो फैसला तो माँ जी ही लेंगी ना। मीनू तानिया को बाहर जाने से साफ साफ मना कर देती है, पर तानिया है जो किसी की नहीं सुनती, क्योंकि तानिया एक खुले विचार की लड़की थी जो मॉडर्न सोच के साथ आगे बढ़ रही थी। समय यूं ही बीतता है और मीनू अपनी बेटी रूपल को भी घर से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं देती। बेचारी रूपल का कहीं भी जाने का दिल करता तो उसके घर वाले उसे ना तो जाने देते और ना ही उसकी ज़िंदगी उसके हिसाब से उसे जीने देते। ऐसे ही एक दिन मीनू अपनी बड़ी बहू के साथ शॉपिंग करने जाती है और रूपल हिम्मत करके अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भी अपने साथ बाहर ले चलो ना, हमेशा आप मेरे चप्पल से कपड़े तक का ख्याल रखती हो, कभी मुझे भी मेरी पसंद के कपड़े पहनने दो। कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। अगर तूने 2 कदम भी बाहर निकाला तो तेरी गज भर की ज़बान चलने लगेगी, तेरी छोटी भाभी की तरह। मीनू रूपल के लिए ही शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रही थी, पर वो अपनी बेटी को साथ नहीं ले जाती। यहाँ तक कि मीनू रूपल को घर से बाहर भी नहीं निकलने देती। अगर कभी उसके दोस्त उससे मिलने आ जाते तो वो उनके दोस्तों को भी रूपल को साथ ले जाने से साफ साफ मना कर देती। आंटी जी, जब से स्कूल ख़त्म हुआ है तब से तो रूपल से मिलना जुलना ही ख़त्म हो गया है। स्कूल टाइम पर भी वो कहीं नहीं आती थी, स्कूल से घर और घर से स्कूल। आंटी जी, हम सब ने घूमने का प्लान बनाया है, रूपल को अपने साथ ले जाने दीजिए ना आंटी जी। रूपल को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियां घर में ही अच्छी लगती है। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। मीनू रूपल के सभी दोस्तों को बहुत बुरी तरह से डांट देती है। उसके सारे दोस्त उससे आगे कुछ नहीं बोल पाते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रूपल अपनी माँ को सोता हुआ देखकर घर से बाहर कुछ खाने के लिए चली जाती है, और कुछ देर बाद जब वो घर आती है तो मीनू उसके ऊपर भड़कने लगती है। तू बहुत बिगड़ गई है, यह सब उस तानिया की संगति का असर है। जब से वो लड़की इस घर में आई है तू मेरे हाथ से निकल रही है। मैं तुझे आज कमरे में ही बंद कर देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे अपने कदम बाहर निकालती है तू। माँ जी रहने दीजिए ना, मैं समझा दूँगी, गलती हो गई उससे। रूपल, तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो? माँ जी बिल्कुल सही तो कहती है, वो तुम्हारा भला ही चाहती है ना। कभी तो माँ जी की बात सुन लिया करो। अगर अपनी छोटी भाभी की बातों में रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। दीदी आप ये क्या कह रही हो? आप तो माँ जी के साथ रहकर उन्हीं की तरह हो गई हैं। रूपल की इसमें कोई गलती नहीं है। आखिर वो कब तक घूट घूट के जिए? आज पहली बार उसने अपने दिल की सुनी है, और वो कहीं भागी नहीं है, घर के बाहर ही कुछ लेने गई थी अपनी पसंद का। दो और बढ़ावा दो, तुमने तो कसम ही खा ली है ना रूपल की ज़िंदगी बर्बाद करने की। दीदी मैंने रूपल की ज़िंदगी बर्बाद करने की नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी सुधारने की ठानी है। रूपल, तुम्हारा जो दिल करता है वो तुम करो। तुम बाहर घूमना चाहती हो, बाहर जाओ।
अरे जब तक रूपल बाहर नहीं जाएगी वो बाहर की दुनिया देखेगी कैसे? कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी को बाहर की दुनिया देखने की। मैं उसे घर में ही सुरक्षित रखूंगी। अभी उसकी माँ जिंदा है। इतना बोलकर मीनू रूपल को कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। अपनी ननद के साथ इतना सब कुछ होता देख तानिया को बहुत बुरा लगता है और वो रूपल से बात करती है। रूपल, मैं समझ सकती हूँ तुम इस घर में कैसे घुट घुट कर जी रही हो, पर अब रोना बंद करो। चलो, अगर तुम इसी तरह से डरती रही ना तो तुम पर सब इसी तरह से उंगली उठाते रहेंगे। भाभी मैं क्या करूं, मैं ऐसी ज़िंदगी जीकर परेशान हो गई हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। मेरे भी कुछ सपने हैं, अरमान है। मेरा भी दिल करता है बाहर की दुनिया देखने का। मेरा भी जी चाहता है अपने दोस्तों के साथ घूमने का। मेरा भी दिल करता है कि मेरे भी पास फ़ोन हो। मैं भी चाहती हूँ कि मैं छोटे कपड़े पहनूं। आखिर इन सब में बुराई क्या है जो माँ ऐसा करती है? भैया कितने अच्छे हैं। इस घर के सभी लोग आपसे चिढ़ते हैं, पर भैया हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। आज भैया की वजह से ही आप अपने मन की इस घर में कर पाती हो, पर मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है इस घर में। किसने कहा तुम्हारे साथ कोई नहीं है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम मुझे बताओ क्या करना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें वो सब करवाऊंगी, इसके लिए चाहे मुझे इस घर वालों से लड़ना ही क्यों ना पड़े। तानिया अपनी ननद की परेशानी समझती है और रूपल की मदद करती है। अब तानिया जहाँ कहीं भी जाती वो घर वालों से लड़कर रूपल को अपने साथ ले जाती। तानिया रूपल को सूट से जीन्स पहनाती है। ये देखकर घर वाले रूपल से और चिढ़ते हैं। बेशर्मी की बेहद होती है बहू, तूने मेरी बेटी को अपनी तरह बना दिया। देख रहा है सूरज बेटा, तेरी बीवी के करतूत, ये सब तेरे छूट देने का नतीजा है। और चढ़ा अपनी बीवी को सर पर। माँ, तानिया ने कुछ गलत नहीं किया। जो तानिया रूपल के लिए कर रही है वो आपको करना चाहिए था, क्योंकि आप रूपल की माँ है। पर आप कभी अपनी बेटी को समझ ही नहीं पाए। अब जानती है मेरी बहन कितना घुट घुट के जी रही है। अरे उसके दिमाग में तो मरने का विचार आ रहा था। आप क्या चाहती है कि आपकी बेटी आपकी रूढ़िवादी सोच की वजह से अपनी जान दे दे? आज सूरज भी अपनी बहन का साथ देता है और अपनी बहन के साथ खड़ा होता है, जिस वजह से मीनू की बोलती बंद हो जाती है और तानिया की वजह से रूपल अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। अब रूपल वो सब कुछ करती है जो वो करना चाहती है और इन सब में उसका साथ तानिया देती है। दिनेश की 2 भाभियां थी, दोनों एक नंबर की तेज तर्रार और कामकाज में ढीली, लेकिन सास का डंडा दोनों पर बराबर चलता। अरे दिन भर दोनों बैठकर गप्पे लगाती रहती हो। ये नहीं कि कम से कम कुछ काम करो। एक घर की सफाई करो और एक रसोई में जाओ। हाय रे, सुबह सुबह मेकअप के बाद अब हम क्या पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे? अभी अभी तो मेहंदी लगाए हैं हाथ में और चले घर के सारे काम करने, रसोई संभालने। हे ऊपर वाले, एक नौकरानी तो रखवा दे इस घर में। अरे भगवान करे तेरे मुंह में इस वक्त सरस्वती बैठी हो। तभी दिनेश आ जाता है। अरे भाभी, भाभी, माँ सुनो तो। यहाँ आइए देवर जी, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं? अब माँ कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। अरे क्या हो गया देवर जी, कोई काम है क्या माँ जी से? हाँ भाभी, वो चलिए आप लोगों को ही बता देता हूँ। मेरी ना एक दोस्त है, पीएचडी की हुई है उसने, प्रोफेसर है कॉलेज में, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं शादी के लिए माँ को उससे मिलवाना चाहता था। अरे वाह भैया, ये तो अच्छा है। माँ जी तो मंदिर गई हैं, मैं उनसे बात कर लूंगी और फिर आपको बता दूंगी। जिस दिन माँ जी का मूड ठीक रहेगा ना, ले आना उसे। अरे वाह भाभी, क्या कहना, माँ का मूड देखकर मैं उसे बुला लूंगा। खैर, बात आई गई हो जाती है कि एक दिन, अरे भाभी, मैं क्या कह रही थी कि दिनेश भैया की वो फ्रेंड वाली बात मैं माँ से करके आती हूँ। आज माँ जी का मूड ठीक लग रहा है। अरे रुकना छोटी, क्यों अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है? कैसी बात कर रही हो भाभी, क्या हुआ? अरे देख, पढ़ी लिखी लड़की है, काम क्या खाक करेगी, और ऊपर से नौकरी करेगी तो सारा काम हम लोगों को ही करना पड़ेगा। अरे पता चला एक और इंसान की जिम्मेदारी हम पर आ गई, उसका भी टिफिन बनाओ,
फिर कमाएगी तो सासू माँ की नजरों में हमेशा चढ़ी रहेगी। छोटी को बड़ी की बात समझ में आ जाती है। हाय रे दीदी, मैं ये क्या करने जा रही थी, अब समझी। पर चिंता ना करो, मैं माँ जी के कान भर कर आती हूँ। छोटी सास के पास जाती है, हाथ में हल्दी वाला दूध लेकर। क्या है, क्या लेकर आई है मोटी? मोटी नहीं माँ जी, छोटी छोटी। हाँ वही छोटी मोटी, क्या लेकर आई है? छोटी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन कुछ नहीं कहती, क्योंकि जाल जब बिछाना था। माँ जी वो क्या है कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाह रही थी। क्यों, तेरी माँ ने भंडारा किया है क्या? वैसे उस कंजूस से एक भिखारी को तो खाना दिया नहीं जाता, भंडारा क्या खाक लगाएगी? बहू को फिर गुस्सा आता है, लेकिन क्या करे, काम ही कुछ ऐसा था। नहीं माँ जी, वो हमारे पड़ोस में मेरा भाई बना था ना, मेरा मुंह बोला भाई राजीव। हाँ, क्या हो गया उसे? अभी तो शादी हुई थी। वही तो, अब राजीव की फैमिली हम लोगों के जैसे मिडिल क्लास, लड़की ले आया शिक्षिका। अरे तो अच्छा है ना, पढ़ने पढ़ाने वाली लड़कियां अच्छी होती हैं। हाँ, लेकिन कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी है वो, स्कूल नहीं कॉलेज में पढ़ाती थी। ये कॉलेज में पढ़ाने वाली ना बड़ी तेज होती है। पहले राजीव को अपने भाइयों से अलग करवा दिया, अब माँ का लाडला था राजीव। हाँ, छोटा है ना घर का, घर के छोटे हमेशा माँ के लाडले ही होते हैं। हाँ माँ जी, तो राजीव की माँ उसके साथ अलग हो गई, फिर क्या, बहू ने उन्हें नौकरानी बना के रख दिया घर की, और खुद तो राज कर रही है। बस आंटी किसी तरह उसकी चंगुल से भाग कर आई है, वो हम लोगों के घर में ही है। क्यों, तुम लोगों के घर में क्यों है? क्योंकि देखिए ना, अब बेटा तो रख नहीं रहा कोई। अच्छा माँ जी, मुझे ना मायके जाना है, देर हो रही है। सास के साथ देवरानी की सारी बात बड़ी जेठानी सुन रही होती है। अरे वाह छोटी, क्या कहानी बनाई है, मानना पड़ेगा। दिनेश छोटी भाभी के पास जाता है। भाभी, माँ का मूड देखा नहीं, मैं सीमा को लेकर कब आऊं? छोटी, जो अपना जाल सास के सामने फैला चुकी थी। देखो दिनेश, मैं गई तो थी, लेकिन सच बोलूं तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अब ना आप सीधा लेकर मिलवा ही दीजिए, माँ जी को ठीक लगी तो ठीक, नहीं तो फिर ऊपर वाला जाने। दिनेश समझ जाता है कि भाभी के बस की बात है नहीं। वो भी फैसला कर लेता है कि वो अपनी दोस्त से खुद ही मिलवा देगा। फिर एक दिन दिनेश सीमा को माँ से मिलवाने लेकर आ जाता है। माँ देखो तो मैं किससे मिलवाने लाया हूँ तुम्हें। अरे ये तो बड़ी प्यारी है, कौन है ये दिनेश? माँ ये सीमा है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। माँ तो इसके घर बात कर लेना प्लीज। हाँ वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन कैसे मिले, कहाँ मिले, इसके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, किस जाति की है, कुछ तो बता मुझे। मेरा नाम सीमा है, मैं आप लोगों की जाति की ही हूँ। मेरे मम्मी पापा रजौरी गार्डन में रहते हैं, और दिनेश से मेरी मुलाकात कॉलेज में ही हुई थी। अच्छा, एक ही कॉलेज में थे क्या? अरे नहीं माँ, सीमा शिक्षिका है, कॉलेज में पढ़ाती है और बहुत अच्छी नौकरी है इसकी, बहुत अच्छा कमाती है ये। माँ तो ये सुनते ही भड़क जाती है। अरे कैसी बात कर रहा है, कॉलेज में पढ़ाती है? ना, ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत खतरनाक होती है, ये ना घर बसने देती है ना खुद बसती है। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? अरे सब जानती हूँ बेटा, पहले तुझे तेरे भाइयों से अलग कर देगी, फिर मुझे तेरे घर की नौकरानी बना देगी। सीमा को दिनेश की माँ की बात बड़ी ही अजीब लगती है। ये आंटी जी क्या बोल रही हैं दिनेश, मैं ऐसा कुछ क्यों करूँगी? माँ ये ऐसी नहीं है, ये घर को जोड़ कर रखने में विश्वास करती है। ये सब ना बातें होती है बेटा, जब तक शादी ना हो। शादी के बाद ना मैं तेरी रह पाऊंगी ना तेरे भाइयों की। अरे बेटा मेरी बात समझ। दिनेश के लाख समझाने पर भी माँ नहीं मानती। दूर खड़ी भाभियां ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होती है। सीमा वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते उन लोगों की नजर भाभियों पर पड़ती है जो काफी खुश दिख रही होती है। अगले दिन, देखो दिनेश,
मानो या ना मानो, ये सब किराया कराया तुम्हारी भाभीियों का ही है। हो सकता है, क्योंकि मैंने भाभीियों से मदद मांगी थी, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करेंगी, इसका पता लगाना होगा। दिनेश माँ को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ नहीं मानती। फाइनली दिनेश और सीमा बिना घर वालों की मर्जी से शादी कर लेते हैं। देख दिनेश, माना तू बालिग है और खुद की मर्जी से शादी कर सकता है, लेकिन इससे पहले कि ये लड़की इस घर को बर्बाद करे, मैं तुझे घर से निकाल रही हूँ। ये तो अच्छा हो गया, अब तो घर के सिर्फ 2 ही हिस्से होंगे। लेकिन जो दिनेश माँ को घर का सारा खर्चा देता था, उनका ख्याल रखता था, उसके जाने के बाद भाभियाँ माँ का बुरा हाल कर देती हैं। माँ दिनेश के घर जाती है, जहाँ अरे माँ जी, ये क्या हो गया और आप रो क्यों रही हैं? सीमा सास की बहुत अच्छे से आओ भगत करती है। सास सीमा और दिनेश के साथ रहने लगती है, जहाँ उन लोगों को छोटी की कहानी का पता चलता है। मुझसे गलती हो गई। सीमा के साथ रहकर मुझे पता चल रहा है कि नौकरी करने वाली लड़कियां बुरी नहीं, बल्कि जिम्मेदार होती हैं। रमेश गुप्ता और सरिता गुप्ता के परिवार में उनका बड़ा बेटा शैलेश, उसकी पत्नी शालिनी और गुप्ता जी की बेटी स्वाति थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि सरिता और उनकी बहू शालिनी की आपस में बहुत बनती थी। देखकर लगता ही नहीं था कि वो सास बहू हैं। एकदम माँ बेटी की तरह रहते थे दोनों। कुल मिलाकर परिवार में सब कुछ अच्छा था। बस एक छोटी सी परेशानी ये थी कि स्वाति की अभी तक शादी नहीं हुई थी। सब कुछ ठीक होते हुए भी स्वाति को अपनी माँ और भाभी के बीच का ये माँ बेटी वाला प्यार कभी कभी बुरा लग जाता था। शालिनी बहू, कहाँ है बेटा? देखना जरा, मुझसे सुई में धागा नहीं डाला जा रहा, मेरी मदद कर दे। क्या मम्मी, मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, और आप भाभी को आवाज लगा रही हैं। आपको मैं नजर नहीं आती क्या? वो क्या है ना बेटा, मुझे शालिनी की इतनी आदत पड़ गई है कि उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। उसका नाम जुबान पर चढ़ गया है। मम्मी, कहीं भाभी के चक्कर में आप अपनी सगी बेटी को भूल मत जाना। जब देखो तब शालिनी शालिनी करती रहती हो। अरे बेटा, तू तो बुरा मान गई। ले चला, तू ही सुई में धागा डाल दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ दिनों के बाद पापा, मैंने एक कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा खाने में क्या बनाऊं, और मुझे ना किसी भी हाल में वो कंपटीशन जीतना ही है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? शालिनी से पूछ ले, वो बता देगी। स्वाति, तू तो जानती है ना तेरी भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है। वो तुझे कुछ ना कुछ जरूर अच्छा सा सिखा देगी। हाँ, ये बात तो है। मेरी बहू खाना इतना लाजवाब बनाती है। अगर वो इस कंपटीशन में पार्ट ले रही होती ना, तो विनर बनकर आती। मम्मी, अब फिर से शुरू हो गई। जब देखो शालिनी शालिनी। मैं जानती हूँ भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है, और भैया आप भी ना हमेशा बस अपनी बीवी की तारीफ करते रहो। कभी मेरे बारे में भी कुछ अच्छा कह दिया करो। अरे स्वाति, नाराज क्यों होती हो? तुम तो मेरी बहुत प्यारी बहन हो। एक दिन सरिता के कमरे में, अरे मम्मी, ये क्या, आज आपने अपने सारे गहने निकाल कर बाहर रखे हैं? कहीं शादी में जा रही हैं क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, शादी में नहीं जा रही हूँ। ये सारे गहने मेरे शादी के हैं, जो मेरी सास ने मुझे दिए थे। वाह मम्मी, ये सारे गहने तो बहुत सुंदर हैं। सुंदर तो तब लगेंगे जब तुम ये गहने पहनोगी। मम्मी, जब मेरी शादी होगी ना, तो ये बड़ा वाला हार आप मुझे गिफ्ट करना, ये मुझे बहुत पसंद है। देख स्वाति, ये गहने मुझे मेरी सास ने दिए हैं और इन पर मेरी बहू का अधिकार है। तुम्हारे लिए मैं दूसरा हार बनवा दूंगी। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, क्या फर्क पड़ता है? अगर स्वाति को ये हार पसंद है तो आप ये उसे दे देना। अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता, ये हार तो सिर्फ मेरी बहू पहनेगी। अगर मेरी माँ और भाभी के बीच इसी तरह माँ बेटी का प्यार बना रहा ना, तो मुझे ससुराल जाते वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। भाभी ने तो सबको अपने शिकंजे में पूरी तरह से कस के रखा हुआ है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और फिर कुछ दिनों के बाद, भैया, आपने कहा था ना कि मैं भाभी से कोई रेसिपी सीखूं और कंपटीशन में फर्स्ट आ जाऊं,
भाभी ने जानबूझकर मुझे गंदे से डिश बनाना सिखा दिया। विनर बनना तो दूर, मेरा तो दूर दूर तक कहीं नाम भी नहीं आया। शालिनी जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कर सकती स्वाति, तुम उसके बारे में गलत सोच रही हो। हाँ स्वाति, मैंने तो तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छे से बताया था। अरे बेटा, तुमने अच्छे से बनाया नहीं होगा। शालिनी कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। कुछ दिनों के बाद, शालिनी बेटा, ये मेरी साड़ी है, जरा इस पर इस्त्री घुमा दो ना, और देखना ध्यान से करना, तुम्हें पता है ना ये मेरी फेवरेट साड़ी है। मम्मी जी आप चिंता मत करिए, बहुत ध्यान से इस पर आयन करूंगी। शालिनी जैसे ही अपने कमरे में आयन करने के लिए जाती है, स्वाति भी वहां पहुंच जाती है। क्या कर रही हैं भाभी, बिजी है क्या? अरे नहीं नहीं, ये मम्मी जी ने अपनी साड़ी आयन करने के लिए दी थी, बस वही कर रही थी। भाभी एक काम करिए ना, ये साड़ी मैं आयन कर देती हूँ, आप जरा मेरे कमरे से मेरा हैंडबैग उठाकर ला दो ना। अच्छा ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। शालिनी के जाने के बाद स्वाति अपनी माँ की साड़ी को जानबूझकर जला देती है और फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जब शालिनी वहाँ पर आती है तो साड़ी को जला हुआ देखकर बहुत दुखी होती है। मम्मी जी मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आयन बंद करके रखी थी, पता नहीं कैसे साड़ी जल गई। कोई बात नहीं बेटा, एक साड़ी तो है, क्या फर्क पड़ता है। वो बात नहीं है मम्मी जी, लेकिन जब मैं स्वाति को कहकर गई थी तो फिर आयन साड़ी के ऊपर कैसे पहुंच गई? मेरा मतलब, जब मैं कमरे में वापस गई तो आयन साड़ी के ऊपर रखी हुई थी और इसीलिए जल गई। देखा मम्मी, भाभी साफ साफ मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अरे मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ स्वाति, लेकिन मेरे अलावा तो उस कमरे में उस वक्त तुम ही थी ना, बस इसलिए पूछने की कोशिश कर रही हूँ। देखा मम्मी, आप अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करती हैं और वो मुझसे किस तरह की बात कर रही है। अरे अब तो अपनी आंखें खोल लीजिए। तुम गलत समझ रही हो स्वाति, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अच्छी तरह समझती हूँ भाभी क्या करना चाहती हैं। देखो स्वाति, कई दिनों से देख रही हूँ, तुम जब देखो तब शालिनी से चिढ़ती रहती हो। मैं जानती हूँ मेरी बहू ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अब जाओ यहाँ से। स्वाति पूरे 27 साल की हो गई है माँ, अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, लेकिन वो इतनी नकचढ़ी है ना, उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। लेकिन मम्मी जी, सही वक्त पर शादी करना भी तो बहुत जरूरी है ना। हाँ हाँ भाभी, आप तो यही चाहती होंगी ना कि मैं जल्दी से जल्दी इस घर से निकल जाऊं ताकि आप आराम से यहाँ रह सको। ये शालिनी से कैसे बात कर रही है स्वाति? अगर तुम्हारे ऐसे ही तेवर रहे तो तुम्हारी शादी कभी नहीं हो पाएगी, समझी? देखो स्वाति, तुम्हें अपने बिहेवियर को थोड़ा सा बदलना चाहिए, वरना तुम्हारी शादी में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ दिनों के बाद एक लड़का स्वाति को देखने के लिए घर आता है। बेटा, ये है हमारी बेटी स्वाति, तुम इससे मिलकर बातें कर लो, और अगर तुम्हें हमारी बेटी पसंद आ जाती है तो बस फिर चट मांगनी और पट ब्याह। स्वाति जी, वैसे आपकी हॉबीज क्या है? आपको क्या करना पसंद है? कुछ बताइए अपने बारे में। मुझे आराम करना पसंद है और मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो किसी फिल्म के हीरो की तरह मुझे रख सके। मुझे एकदम फिल्मों वाली जिंदगी चाहिए। लेकिन स्वाति जी, नॉर्मल लाइफ में तो इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, फिल्मों में तो सब कुछ नकली होता है। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्वाति के इस व्यवहार की वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पाता और उसके बाद कई महीने निकल जाते हैं, लेकिन कोई लड़का स्वाति से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहता। स्वाति क्या हुआ? कब से खाना खाने के लिए बुला रही हूँ, अब चलो भी। और ये क्या, तुम रो रही हो? देखिए ना भाभी, सब लड़कियों की शादी हो गई, बस मेरी ही नहीं हुई। मुझे लगता है मेरी शादी कभी होगी भी नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते स्वाति। देखो, इस दुनिया में कोई ना कोई तुम्हारे लिए भी जरूर बना होगा, और देखना तुम्हारी शादी हम धूमधाम से करेंगे। लेकिन किसके साथ? मुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं करता, जो भी मुझसे मिलता है दूर भाग जाता है। देखो स्वाति, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाती हूँ। इस दुनिया में हर इंसान प्यार का भूखा है। अगली बार जब तुम किसी लड़के से मिलो तो उसे ये जताना कि तुम उस इंसान से प्यार करती हो, ना कि उसके पैसों और आराम से, समझी? ठीक है भाभी, एक बार मैं आपकी बात मानकर देख लेती हूँ। वैसे भी आपको तो आपके ससुराल में सब कुछ ज्यादा ही मिला है,
सभी आपको कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। क्या पता आपका फॉर्मूला काम कर जाए। स्वाति, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा एक कजिन है, अमेरिका में नौकरी करता है। उससे तुम्हारे रिश्ते की बात चलाऊंगी और देखना तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। और फिर शालिनी के समझाने के बाद स्वाति अपने बिहेवियर में चेंज लाती है और शालिनी के कजिन के साथ उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी होने के बाद स्वाति बहुत खुश होती है। भाभी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मम्मी और भाई को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की, लेकिन आप तो बहुत अच्छी हैं। मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। अरे, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। तुम मेरी प्यारी ननद हो। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? हाँ, समझ में आया क्यों मैं तुम्हारी भाभी से इतना प्यार करती हूँ। अरे बेटा, इतनी अच्छी बहू अच्छों को नहीं मिलती। देखो स्वाति, तुमने मुझे भी कई बार अपनी भाभी के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन मेरी बीवी वाकई में बहुत अच्छी है और कोई मुझे उसके खिलाफ भड़का नहीं सकता। स्वाति बेटा, तुम्हें भी अपनी भाभी से कुछ सीखना चाहिए। अरे अब बस बहुत हो गया। और सुनो स्वाति, ये बड़ा वाला हार तुम्हें पसंद था ना? तो बस आज से ही ये तुम्हारा। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि कब तुम्हारी शादी होगी, कब तुम ससुराल जाओगी और मैं तब तुम्हें अपने हाथों से ये हार खुद गिफ्ट करूंगी।